अच्छा जी, हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेशन जनरेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी। स्पोरोफाइट के दरमियान में गमीटोफाइट है, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब जो स्पोरोफाइट है ना, ये डोमिनेंट जनरेशन होती है और ये अल्टरनेट करता रहता है हैप्लॉइड इनकंस्पिकियस गमीटोफाइट जनरेशन। इनकंस्पिकियस ये है, इसका मतलब ये है कि इसका साइज एक तो कम होता है, ऊपर से डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। फूड के लिए भी डिपेंडेंट होगा, प्रोटेक्शन के लिए भी, शेल्टर के लिए भी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि अल्टरनेशन जनरेशन हो रही है। जो स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड है, उसके अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होंगे और मेल के भी होंगे। अब उनसे आगे हमारे पास गमीटोफाइट बनता है। गमीटोफाइट के अंदर रिस्पेक्टिव फिर एंथ्रीडियम बनता है और आर्चिगोनियम बनता है, जो कि आगे फिर डेवलप करते हैं गमेट्स। गमेट्स की फिर फ्यूजन होती है, फिर दोबारा स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये जो अल्टरनेशन जनरेशन है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी है और नॉन फ्लावरिंग के अंदर भी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स निकलते हैं। बताते खुद जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड है, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एंथर्स होते हैं और कार्पल्स होते हैं, एज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंथर्स किसके ऊपर होंगे? मेल के ऊपर, और कार्पल्स होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। एंथर जब फुली डेवलप होता है तो इससे 2 से लेकर 4 तक सैक्स बन, लंबे लंबे इसकी थालियां बनती हैं। एंथर डेवलप करता है हमारे पास 2 से लेके 4 एलोंगेटेड सैक्स, जिन्हें हम कहते हैं पोलन सैक्स। ये जो पोलन सैक्स हैं इनके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। जैसे हम में स्पर्म्स होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो एंथर जो है जब डेवलपिंग स्टेट के अंदर होता है तो माइटोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर होती है मियोसिस। डिप्लॉयड मदर सेल्स होते हैं, उनके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस से फिर हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि हम बेहतर जानते हैं कि माइटोसिस के अंदर एक से कितने बनते हैं? 2। और मियोसिस के अंदर एक से कितने बनते हैं? 4। तो जो माइक्रोस्पोर है फिर ये डिवाइड करता है माइटोटिकली 2 के अंदर। तो हमारे पास ये जो अब जो 2 सेल हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इन्हें हम कहेंगे पोलन ग्रेन्स। एक टफ वॉल जो है ये बनती है पोलन ग्रेन के बाहर। ये प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन के अंदर सेल्स को ड्राई आउट होने से। उनको उनको डेजिकेशन से बचाती है, उनके उनका पानी सूखने से बचाती है, उनको ड्राई आउट होने से बचाएगी। अब जो सरफेस के ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर स्टिग्मा होते हैं। स्टिग्मा का काम होता है कि स्टिकी न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। अब ये स्टिकी न्यूट्रिएंट के अंदर शुगर्स भी होती हैं और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। इनके ज़रिए इंसेक्ट्स वगैरह अट्रैक्ट होते हैं और वो पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाते हैं। जैसे हमने क्रॉस पॉलिनेशन देखा था, वही यहाँ पे पर्पज हो रहा है। तो उसके बाद जो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के अंदर जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट का मतलब है ग्रो करना शुरू करते हैं। हर एक पोलन ग्रेन जो है वो एक सिलेंडर थिन वॉल्ड पोलन ट्यूब बनाता है। जो पोलन ट्यूब है ये नीचे की तरफ फैलती है, और ये जो टिश्यूज हैं स्टिग्मा के अंदर से फिर ये स्टाइल और ओवरी तक पहुंचते हैं, और फिर ये ओवरी से फिर बनता है ओव्यूल। तो ये पूरा सीक्वेंस है कि किस तरह पोलन ग्रेन पैदा हुआ, मेयोसिस के जरिए पैदा हुआ, आगे उसमें माइटोसिस हुई, पोलन ग्रेन बन गए। पोलन ग्रेन फिर जब नीचे ट्रैवल करते हैं तो इनके साइज में चेंज आता है। साइज में चेंज आने के साथ साथ स्टिग्मा चेंज होता है स्टाइल में, ओवरी चेंज होती है ओव्यूल में। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बनना शुरू होती है, जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं पोलन ग्रेन के, वो आपस में मिलते हैं। अब 2 न्यूक्लियाई का जो सेल होता है इसे कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। एक जो 2 न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस होगा हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस और एक होगा पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस का काम होगा प्रोटेक्शन देना, फूड वगैरह देना पोलन ट्यूब न्यूक्लियस को। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स अगेन टू फॉर्म 2 somewhat elongated sperms। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है फिर ये चला जाता है द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, जहाँ पे 2 स्पर्म्स जो है इसके पीछे होते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर फिर हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस आता है, और जो 2 स्पर्म्स मेल गैमेट्स आते हैं इन्हें हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट।
क्योंकि मेल गेमेटोफाइट से ही हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद है ओवरी। ओव्यूल, ओवरी जब चेंज होती है ओव्यूल के अंदर, तो हमारे पास जो एग की शेप आती है ये स्टार्क के साथ अटैच होती है टू द इनसाइड ऑफ द ओवरी। क्योंकि ओवरी के अंदर भी तो उसने रहना है ना, तो पौधे ने हवा के साथ मूव करना है, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने रिस्पॉन्स भी करते रहना है, चाहे रिप्रोडक्शन करे या ना करे। उससे उससे इन्वायरमेंट का कोई कंसर्न नहीं, इन्वायरमेंट ने अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं, रिप्रोडक्शन ने अपना रिस्पॉन्स देना है। तो ये सारे हज़ार से बचने के लिए एक ट्यूब बनती है, उस ट्यूब के जरिए अटैच हो जाते हैं स्पर्म्स। कौन सी स्पीशी जो है ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ओवरी है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, और हज़ारों की तादाद में भी हो सकती हैं। ओव्यूल के अंदर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ना ओव्यूल के, उनके अंदर म्यूसिस होगी और फोर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। इनमें से हमारे पास सिर्फ जो एक सेल है वो सरवाइव करता है, बाकी जो तीन होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। क्योंकि अगर चार फ्यूज करेंगे तो हमारे पास चार जाइगोट बनेंगे, तो हमने चार जाइगोट नहीं बनाने, हमने एक ही जाइगोट बनाना है। सर्वाइविंग सेल जो बचता है एक, हम उसे क्या कहते हैं, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर फीमेल से आएगा, मेल से आएगा, और जो मेगास्पोर है ये फीमेल से आएगा। मेगास्पोर के अंदर फिर माइटोसिस होगी 3 टाइम्स, और इससे 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। अगर 1 टाइम होगी तो कितने होंगे, 2। टू में अगर म्योसिस होगी तो कितने होंगे, 4। में म्योसिस होगी तो 4 के 2 क्या होंगे, 8। अब ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। अब जो वाल फॉर्मेशन है ये इस न्यूक्लियाई के अंदर स्टार्ट हो जाती है, कि इनके बाहर गिर्द बनना शुरू हो जाती है, लेयर एक। वो लेयर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, फीमेल की बॉडी से इस एम्ब्रियो को सेपरेट करेगी। ये झिल्ली बनेगी, मेम्ब्रेन बनेगी। अब जो वाल फॉर्मेशन है ये हो चुकी इसके ऊपर। अब ये कहलाएंगे एंटीपोडल सेल्स। इनके अंदर पोलर निकलाए होगा और सिनर्जिड्स और एग्स होंगे। सिनर्जिड्स का मतलब है जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, और इसकी सारी जो फॉर्मेशन है, न्यूरलेशन है, ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, सारा कंट्रोल करेंगे। अब जो एम्ब्रियो सैक है इसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। एंटीपोडल सेल्स असल में ये, इनकी तादाद 3 होती है, और ये अपोजिट एंड पे होते हैं माइक्रोपाइल के। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अपोजिट साइड पे होंगे। इनका असल में फंक्शन कोई नहीं होता, लेकिन बाद में ये वैसे ही अपने आप ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, निकल जाते हैं। सेनोजिड्स के नंबर भी 2 होता है, माइक्रोपाइलर के एंड के साथ, उसके नुक्कर के साथ। ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन को गाइड करने में, कि पोलर ट्यूब ने कैसे ट्रांसफर करना है। जैसे ही पोलन ट्यूब के खत्म, फर्टिलाइजेशन हो गई, पोलन ट्यूब खत्म हो जाएगी, जो हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसकी ओवरी के अंदर ग्रोथ, ओव्यूल के अंदर जो है वो ग्रोथ जारी रहेगी। अब जो पोलर निकला है ये भी, इसके नंबर भी 2 होते हैं, 2 इन अमाउंट। अब ये भी सेंटर के अंदर रखा जाता है। जब एग फर्टिलाइज होता है तो जो 2 पोलर निकला है ये कंबाइन होते हैं और बना देते हैं एग फ्यूजन या सिंगल फ्यूजन न्यूक्लियस। सिंगल फ्यूजन न्यूक्लियस इस तरह से है कि एक न्यूक्लियस आ रहा है किसका, पोलन ग्रेन का, और एक आ रहा है हमारे या माइक्रोस्पोर का, और एक आ रहा है हमारे पास मेगास्पोर या एग का। दो, हाँ, दोनों के न्यूक्लियस को मर्ज कर देगा, 2 न्यूक्लियस से फिर एक न्यूक्लियस बन जाएगा एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो के 2 न्यूक्लियस नहीं होते, एम्ब्रियो का न्यूक्लियस एक ही होता है। दोनों, मेल और फीमेल। होता ऐसा है कि जो मेल का जेनेटिक मटेरियल है ना, उसका जो स्पर्म होता है ना, पोलन पोलन ग्रेन, उसकी वाल के ऊपर एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, फीमेल के जो एग होता है, मेगास्पोर होता है, उसकी वाल को तोड़ के उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल अपना इंसर्ट कर देते हैं। पूरा स्पर्म एंटर नहीं होता, सिर्फ अपना न्यूक्लियस इंसर्ट कर देते हैं। वो न्यूक्लियस जाके फीमेल के न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है, और एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो यूनियन है ना, एक स्पर्म की एक एग के साथ और दूसरे स्पर्म की दूसरे एग के साथ, अगर एक स्पर्म और एक एग की फ्यूजन होगी तो हमारे पास सिंगल फर्टिलाइजेशन होगी। अगर 2 स्पर्म और 2 एग की फर्टिलाइजेशन होगी तो दैट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। सिंगल फर्टिलाइजेशन नॉन फ्लावरिंग के अंदर भी होती है और फ्लावरिंग के अंदर भी होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कि हमारे पास क्या है, ओव्यूल बना।
ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या डेवलप करेगा, मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। इनके अंदर क्या होगी, म्योसिस होगी, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे। उनसे फिर हमारे पास क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक, उनकी फ्यूजन से। ठीक है। एम्ब्रियो सैक में से हमारे पास लेयर बनेगी एग के ऊपर। एग के ऊपर लेयर बनने के बाद फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा जो पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब के जरिए ऊपर से। पोलिनेशन के जरिए देख सकते हो आपके ये जो मेल का माइक्रोगेमिटोफाइट है, पोलन ग्रेन है, ऊपर से आएगा, ऊपर से एंटर होगा पोलन ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब से मूव करता हुआ नीचे चला जाएगा एग्स के पास। हाँ बिल्कुल, फिर फ्यूजन होगी हमारे पास, सिंगल फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के साथ होगी। फिर उसके अंदर हमारे पास एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो के बाहर फिर सीड कोड बनता है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम होता है कि ये एम्ब्रियो को जो है फूड प्रोवाइड करता है, जो दूसरा न्यूक्लियस होता है सेकंड फर्टिलाइजेशन वाला। फिर इससे फ्रूट बनेगा, सीड्स बनेंगे, फिर दोबारा जो मेच्योर स्पोरोफाइट दोबारा बन जाता है, और ये लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है। तो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, के सीड कैसे बनता है और फ्रूट कैसे बनता है। जाइगोट जब डेवलप करता है ना एम्ब्रियोनिक प्लांट के अंदर, जिसके किसके अंदर ये ग्रो करेगा, ओव्यूल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, मतलब यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास न्यूक्लियस बनता है दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इट इज ट्रिप्लॉइड। इसके अंदर तीन सेट्स होते हैं हमारे पास, हैप्लॉइड किसके, स्पर्म्स के और एग के। क्लियर है यहाँ तक। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक स्पर्म न्यूक्लियस होता है। जब ये फ्यूज करते हैं तो हमारे पास एंडोस्पर्म जो है डिवाइड करता है। एंडोस्पर्म डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये फूड जो स्टोर कर लेगा एंडोस्पर्म, क्योंकि जितना अरसा हमारे पास वो एम्ब्रियो ने डेवलप करने में लगाना है, पौधा बनाने के अंदर लगाना है, मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर बनाने के अंदर टाइम लगाना है, उस ड्यूरेशन में उसको फूड चाहिए। तो वो फूड जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से लेगा। अब ये एम्ब्रियो के बनने के दौरान क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये जितना फूड चाहिए होता है उतना स्टोर कर लेता है ये। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है, ये क्या होते हैं, इनके दरमियान में फॉर्मेशन होती है, इनकी फॉर्मेशन होती है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ओव्यूल का साइज बढ़ जाता है। एक तो उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, दूसरा उसके अंदर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है एम्ब्रियो के लिए। अब हमारे पास एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल पार्ट्स हैं रोड के, एक्सिस के साथ अटैच होते हैं और कोटिलेडन्स के साथ। जैसे कि हमारे पास एक पत्ता जो है ना, उस पत्ते की जो हमारे पास एक जो हमारे पास फूल निकलता है ना, फूल निकलने से पहले अगर आप देखें तो एक डंडी होती है, जैसे गुलाब का फूल निकलता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब वो खुलता है तो उसके अंदर से निकलता है फूल। इसे हम क्या कहते हैं, कोटिलेडन्स। चंद एक प्लांट्स के अंदर कोटिलेडन्स जो है ये डाइजेस्ट करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को, क्योंकि इन्होंने फ्रूट या फ्लावर बनाना होता है। और जो फ्लावर है उसी से ही तो सीड बनता है फिर। तो ये जो ओव्यूल है फिर मेच्योर होकर सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी वाल जो है ये पक के राइप होके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। You have to remember that ovule will change into seed, whereas ovary will change into fruit. अच्छा जी, हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। डाइकोट्स की अगर बात की जाए तो इनके जो लीव्स होते हैं ब्रॉडर होते हैं, मतलब इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि हमारे पास केला है। जनरली ये बाइफेशियल होते हैं, मतलब दोनों फेसेस इनके विजिबल होते हैं लीफ के, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। मोनोकोटिलिडन्स की बात की जाए तो इनके जो लीव्स हैं लॉन्ग नैरो होते हैं, लंबे होते हैं और बिल्कुल स्लिम से होते हैं। लैंसिलेट होते हैं, मतलब इनके अंदर लैंसिलेट्स या लेंटिसेल्स होते हैं, मोनोफिशियल होते हैं, इनका एक फेस विजिबल होता है। और जो पैटर्न और डिवीजन है इनके अंदर पैरेलल होता है, कि एक लीफ के अंदर हमारे पास तिरछी डेवलपमेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी। स्टेम की बात की जाए डाइकोटिलेडन में जो वेस्कुलर बंडल है रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे पास अंगूठी होती है इस तरह सारे लपेटे हुए होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ, जो प्राइमरी ग्रोथ है हमारे पास वो कोर कैम्बियम की वजह से होती है, जो सेकेंडरी ग्रोथ है हमारे पास वो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। अब जो हमारे पास मोनोकोट्स हैं इनके अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, एक रिंग की फॉर्म में एक जगह पे जमा नहीं होते, फैले हुए होते हैं। इनमें इनमें वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है। जब वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगी तो डेफिनेटली सी बात है सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगी।
उसके बाद अगर रूट की बात की जाए तो डाइकोट्स के अंदर जो रूट है ये टैप रूट्स होती हैं जिनके ऊपर से लेटरल रूट निकलती है, मतलब ये बजाते खुद एक नीचे से रूट निकलती है, उस रूट के ऊपर छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं टैप रूट्स। 2 से 8, 2 से लेकर 8 तक पैचेस हो सकते हैं जाइलम के, मतलब उसके अलग अलग से पैक हो सकते हैं। वैस्कुलर कैमियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी रूट्स के अंदर भी। इस जबकि मोनोकोट्स के अंदर एडवेंशियस रूट्स होते हैं, एडवेंशियस वो होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर से राइज होते हैं, ना कि रूट्स के ऊपर से। ठीक है, उसकी स्टेम से निकलेंगी ये रूट्स, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, और इनसे बनते हैं फिब्रस रूट सिस्टम, बनते हैं फाइबर्स के टाइप, थ्रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो बाहर निकले होते हैं जमीन के ऊपर से भी। इनके पैच जो हैं वो ये 8 से भी ज़्यादा होते हैं जाइलम के, 8 से भी ज़्यादा टुकड़े इनके अलग अलग होंगे। वैस्कुलर कैमियम एब्सेंट है तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी रूट्स के अंदर भी, जैसे लीफ के अंदर नहीं हो रही उसी तरह ये इसके अंदर भी नहीं हो रही, ना लीफ के अंदर है, ना स्टेम के अंदर है, ना शूट के अंदर है, ना ही रूट के अंदर। डाइकोटिलेडन्स की सीड की बात की जाए तो एम्ब्रियो के अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं जिनसे आगे मेल और जिनसे आगे मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंशिएशन होती है, जबकि मोनोकोट्स के अंदर सिंगल कोटिलेडन होता है। फ्लावर की बात की जाए तो डाइकोटिलेडन्स के होते हैं टेट्रा या पेंटामेरियस कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर में आप विजिबल देख सकते हैं, हमारे पास ये पहले में हमारे पास क्या है, एक कोटिलेडन है, दूसरे में वेन्स जो है ये पैरेलल हैं। ठीक है, और तीसरे में हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं, रिंग रिंग के अंदर रिंग नहीं है, जबकि नीचे वाले के अंदर देखो 2 कोटिलेडन्स हैं। ब्रांच वेन्स ब्रांच्ड हैं, बंडल्स किसकी फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में है। फ्लावर पार्ट्स के 4 या 5 हमारे पास क्या है, आगे पार्ट्स हैं। ठीक है, जबकि उसके ऊपर हमारे पास कितने हैं पार्ट्स, उसके तकरीबन 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा बड़ी मुश्किल से होते हैं। इसके अंदर हमारे पास मोनोकोट्स के अंदर क्या होगा, फिब्रस सिस्टम, जबकि हमारे पास टैप रूट सिस्टम किसके अंदर होगा, डाइकोटिलेडन्स के अंदर। तो जो एग्जांपल्स हमारे पास डाइकोटिलेडन्स की, ये रोज है, पी है, बटर कप है। जबकि हमारे पास जो मोनोकोटिलेडन्स की बात की जाए तो लिलीज हैं, ये वाटर लिलीज जो पानी के अंदर ग्रो करती हैं। ग्रासेस हैं, वीट गंदम है, और राइस चावल है।